बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, हम अपने अक्सर प्रोग्राम्स में जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनका जिक्र करते हैं। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा डिबेट जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से हो रही थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से हो रही थी कि किस तरीके से ये इदारे सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी हो रहा होता है कि ये हुकूमत उन चीज़ों को, उन इदारों को या उनके हवाले से जो इस्लाहात का जिक्र करती आई उनको आगे क्यों नहीं बढ़ा सकी। लेकिन यही सवाल जब मौजूदा हुकूमत माजी में अपोजिशन में थी तो उस वक्त की हुकूमतों से करती थी। और ये एक साइकिल है जो मुसलसल चलता चला जा रहा है कि जो भी अपोजिशन की जमातें हों वो हुकूमत को इन इदारों में इस्लाहात ना लाने के हवाले से जिम्मेदार समझती हैं, उनको कहती हैं कि वो नाकाम हो गई हैं। लेकिन जब वही हुकूमतें बनाती हैं तो उनसे भी इसी किस्म के सवालात किए जाते हैं। अब पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि सरकारी टीवी के हवाले से, पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद है, बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है। पिछले दिनों जो टीवी लाइसेंस फ़ी जो कि हमारे बिजली के बिलों में आती है 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की बात सामने आई। काबीना के अंदर ये चीज़ डिस्कस भी हुई और इस पर कुछ एतराज़ात आए। 3 विफाकी वज़रा मुराद सईद, फैसल वावड़ा और फवाद चौधरी की तरफ से इसकी मुखालफत की गई और ये कहा गया कि इस मामले को पहले पब्लिक में आना चाहिए और इस पर ज़्यादा मुशावरत की जानी चाहिए। इस मामले को 1 हफ्ते के लिए डेफर कर दिया गया और अब उम्मीद ये है कि अगले मंगल को जो काबीना का इजलास होगा उसमें ये मामला सामने रखा जाएगा। फिर कुछ और स्टोरी सामने आई कि 2400 के करीब पीटीवी के एम्प्लॉइज़ को निकाला जा रहा है, उनको फायर किया जा रहा है। उसमें कितनी सदाकत है? ये वो इदारा, वो सरकारी टीवी जो हमारी सकाफत का हमेशा से मजहर रहा, लोगों को यकजा करने में इसने बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये इदारा जवाल की तरफ जा रहा है, जो कि लोग जानना चाहते हैं कि क्यों वापस नहीं आ पा रहा। वज़ीर आज़म साहब के हवाले से भी पीटीवी को रिफॉर्म कर उसमें लाने का जिक्र बारहा किया जाता रहा। जब कंटेनर पर खड़े होते थे इमरान खान साहब तब बहुत ज़्यादा इस इदारे का जिक्र करते थे। अब वो एक ऐसी शख्सियत जिन पर उन्होंने एतमाद किया है, चेयरमैन पीटीवी हैं, उनके पास क्या प्लान है और उनके ख़िलाफ़ जो बहुत सारी चीज़ें हम मीडिया पर या इधर उधर कुछ हुकूमत से और कुछ कहीं और से सुनते हैं, देखते हैं, उन तमाम चीज़ों में क्या हकीकत है। आज हमने सोचा कि तफसीली इन मामलात पर बात करेंगे और चेयरमैन पीटीवी अरशद खान साहब को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमने कहा पीटीवी के हवाले से बहुत बहस मुबाहिसे चल रहे हैं और आज तफसीली आपसे बात हो जाए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो ख़बरें आई कि वज़ीर आज़म साहब को एक समरी पेश की गई और कहा गया कि जी पीटीवी बहुत ज़्यादा कौमी ख़जाने पर बोझ बनता चला जा रहा है, उसके अंदर 75 अरब रुपए नुकसान का जो है वो इंकशाफ भी किया गया। इज़ दिस ट्रू? देखिए, पीटीवी बहुत बड़े लॉस में है और बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ हैं जो अदा करनी है, जिसमें सबसे जो ज़रूरी है या प्राइम मिनिस्टर साहब का भी उस पर बहुत गहरी नज़र है, वो है पेंशनर्स की पेमेंट। ठीक है। और इसके अलावा तो जो हमारे वेंडर्स हैं, कंटेंट के जो राइट होल्डर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस के लोग हैं, उनकी पेमेंट्स खासी ड्यू हैं। सैटेलाइट बैंडविड्थ प्रोवाइडर है, तो ये बात ठीक है। और ये कब से चल रहा है? और ये बात ठीक है कि काफ़ी सालों से ये लॉस में चल रहा था। अच्छी खबर ये है कि अच्छी खबर से शुरू करते हैं। अच्छी खबर, चलें सही है, आज अच्छी खबर करते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छी खबर ये है कि लास्ट 2 ईयर से, जब से ये हुकूमत आई है या जब से ये हमारा बोर्ड बना है, 2018 और 2019 का फाइनेंशियल ईयर भी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पॉजिटिव में क्लोज़ किया। और ये जो साल इंशाल्लाह है 2019 एंड 20, इसका अभी ज़ाहिर है ऑडिट वगैरह तो होना है, लेकिन जो इनिशियल खबरें आ रही हैं वो भी यही हैं कि ये इंशाल्लाह ये भी पॉजिटिव क्लोज़ होगा। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, बट आई थिंक 75 अरब का फिगर ठीक है। उसमें मैं आता हूँ, नहीं ये जो रिपोर्ट पीएम को पेश की गई है, मेरे इल्म में नहीं है 75 अरब। अच्छा, उसमें जो डिटेल्स दी गई हैं वो भी रख लेते हैं कि उन्होंने कहा पीटीवी न्यूज़ समेत 7 मंसूबे ऐसे हैं जो नाकाबिले अमल हैं। आई डोंट नो वो अब किस कॉन्टेक्स्ट में वो आप बताएंगे कि फंड्स के हवाले से है, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे, या प्रोडक्शन के कुछ इश्यूज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि पीटीवी न्यूज़ के हवाले से 15 अरब 68 करोड़ के नुकसान का सामना है पीटीवी
पीटीवी होम 17 अरब 24 करोड़, पीटीवी ग्लोबल 1 अरब 20 करोड़, पीटीवी नेशनल 2 अरब 21 करोड़ और पीटीवी स्पोर्ट्स को 1 अरब 40 करोड़ रुपए नुकसान का सामना है, और पीटीवी वर्ल्ड को भी 1 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान का सामना है। देखिए, पहले बुनियादी तौर पे ये देख लिया जाए कि पीटीवी का रोल है क्या, तो फिर इस पे आएंगे बाद में। ठीक। क्या पीटीवी एक कमर्शियल चैनल है, या पीटीवी एक नेशनल ब्रॉडकास्टर या स्टेट ब्रॉडकास्टर है, या इसको मैं अगर ये कहूँ कि पब्लिक सेक्टर तो है बट एक्चुअली पब्लिक सर्विस के लिए है, कि इसके थ्रू हम जो कहते हैं कि एजुकेट, इन्फॉर्म एंड एंटरटेन, उससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बेहतरी लाई जा सकती है। तो पहले तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। और मैं बड़ी खुशी से बता सकता हूँ आपको कि मैं पहले भी 2 दफ़ा एमडी रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद होगा 2004 से 2006 एंड देन 2008 टू 10, बिल्कुल मुझे याद है। तो देखिए, मैं इस तरह कहता हूँ कि एक एरा पीटीवी का था 1964 से लेके 2001-2002 तक के लिए, जिस वक्त पीटीवी की टोटल मोनोपोली थी और पूरी कैप्टिव ऑडियंस भी थी, और एडवर्टाइज़र भी टोटली वो पीटीवी पे डिपेंडेंट था। ठीक है, उस दौर में पीटीवी में बहुत शानदार काम हुआ। एक तो ये था कि लोग, बड़े बड़े नाम पीटीवी ने पैदा किए, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, और उसमें एक तो पीटीवी का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, और जो डिलीवर करने वाली टीम थी वो भी उसी मयार की थी। प्रॉब्लम कब आई है 2002 के बाद। ठीक है, बिल्कुल सही। 2002 के बाद क्या हुआ कि प्राइवेट चैनल्स की एंट्री हुई। जब प्राइवेट चैनल की एंट्रीज हुई तो मैं भी, चूँकि 2004 में मैं पहली टेन्योर में मैं रहा, उस वक्त भी अभी चैनल नए नए आए थे, तो मैंने ये देखा कि हम कंफ्यूज रहे पीटीवी के रोल के हवाले से। कभी हम कमर्शियल चैनल बन गए, हमने कहा जी एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कितना है, लॉस कितना है, और कभी अब रोल की बात आई तो हमने कहा जी ओ पीटीवी अपना रोल अदा नहीं कर रहा। तो मैं आज ये पहले बात करना चाहता हूँ कि पीटीवी का रोल है क्या, ठीक है, और या एक स्टेट ब्रॉडकास्टर का रोल होता क्या है। तो मेरी नज़र में तो जो स्टेट ब्रॉडकास्टर का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट चैनल जो है वो रोल अदा नहीं कर रहे, इसको अब से कंफ्यूज ना कीजिएगा, लेकिन जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है उसको जो नेशनल नैरेटिव बिल्ड करना है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, या उसको जो अपने कल्चर और वैल्यूज़ को प्रमोट करना है, या जो शोकस करना है अपनी कल्चरल, जो कि आई थिंक हर मुल्क में होता है, एथनिक डाइवर्सिटी है, सक्सेस उसमें कितनी मिली है। तो पहले तो ये क्लियर हो जाए ना कि देखिए वो लाइसेंस फी के ऊपर इसलिए आना बहुत ज़रूरी है कि लाइसेंस फी होती क्यों है। जब आप ये समझ लेंगे कि हमारा रोल है क्या और उसका नेशन बिल्डिंग में स्टेट ब्रॉडकास्टर का रोल क्या है, तो फिर ये चीज़ आसान हो जाएगी कहनी कि प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है। फॉर एग्जांपल आपने चैनल्स के नाम लिए, जी। अब देखिए पीटीवी वर्ल्ड एक चैनल है जो इंग्लिश का चैनल है। पाकिस्तान में 2 इंग्लिश चैनल बने थे ना, वो क्यों बंद हो गए? तो क्या हमें ये देखना चाहिए? मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना है कि क्या वो चैनल जिसके लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बना है, वो नैरेटिव डिलीवर कर पा रहा है या नहीं। यहाँ तक तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में ये प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, बिल्कुल। तो अच्छा चलें, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल सही है, चलें मान लेते हैं ये जो आपने कहा कि सेल्फ सस्टेनेबल वो है, वो इदारा ये है। अब ये देखिए, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी में भी लाइसेंस फी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब देखिए हमारे 7 सेंटर्स हैं पीटीवी के, कोयटा में भी सेंटर है, मुजफ्फराबाद में भी है, मुल्तान में भी है, क्योंकि आपने प्रोग्राम बरोही में भी बनाने हैं, बलोची में भी बनाने हैं, सराइकी में भी बनाने हैं। अब ये आपकी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक रिक्वायरमेंट है। आई कैन मैनेज पीटीवी विद 1 सेंटर एंड इट कैन बिकम कमर्शियली वाइबल ऑल्सो, लेकिन कैन वी अफोर्ड दैट? आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड दैट। हमारे लिए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये प्रेजेंस ज़रूरी है। इसी तरह जो टेरेस्ट्रियल कवरेज है उसमें हमारे 102 बूस्टर हैं, और ये बूस्टर बलूचिस्तान के कोने कोने में, ठीक है, केपी के जो प्रीवियसली फाटा जो एरिया है, सारी जगह पे, नीलम वैली में बहुत सारे बूस्टर जो ऐसे हैं वो वाइबल नहीं है, वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट पूरी नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हम नफ़े का और नुकसान का, खसारे का मामला यहाँ स्टेट ब्रॉडकास्टर के साथ ना रखें प्राइवेट चैनल्स की तरह,
या तो हुकूमत की फंडिंग होगी तो चलेगा, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का आपने कहा कि ऑब्वियसली 7 सेंटर्स और पूरे अपनी तफसील से बता भी दिया, लेकिन सवाल ये है कि अब प्राइवेट चैनल्स के अंदर उतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ भी नहीं होते, मुलाजमीन भी नहीं होते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में, और क्या आप बतौर चेयरमैन पीटीवी, और पहले भी आप 2 टेन्योर्स में हमने जिक्र किया कि बतौर एमडी काम कर चुके हैं, आप ये चीज़ नहीं मानते कि बहुत बड़ी तादाद मुलाजमीन की ऐसी है जो कि सियासी तौर पर सिफारिशों पर उनकी भर्तियाँ हुई हुई हैं, जो कि इस इदारे को बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहाँ से तनख्वाहें ज़रूर ले रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था कि जो लास्ट तकरीबन 18-20 साल का टाइम है, उसमें हमने अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी बहुत किए हैं जी, और रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं की, बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये कहते भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि करप्शन ने, नेपोटिज्म ने, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने इस इदारे को तबाह कर दिया। सही। अच्छा, ये 2004 से 6, फिर 8 से 10 और अब वाला टेन्योर, क्या फ़र्क क्या देख रहे हैं आप? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि टेक्नोलॉजी को उस वक्त से लेके आज तक उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। अभी भी नहीं हो रही? अभी भी नहीं हो रही। अब तो बिल्कुल भी ड्रेन हो गया ना, अब तो फाइनेंसिंग का बहुत इशू, अब तो लाइबिलिटीज इतनी बड़ी हुई है कि हम उसी को क्लियर करने की पहली कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स था वो रिटायर होता चला गया, और उनको जिसने रिप्लेस किया, सियासी भर्तियों वाले ज़्यादातर लोग वो आ गए। तो दैट इज़ अ मेजर डिफिकल्टी। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी आपसे अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ लाइसेंस फी के हवाले से। देखिए, दुनिया भर में जो नेशनल ब्रॉडकास्टर के फंडिंग का जो मॉडल है, वो या ग्रांट होती है या टीवी फी होती है, ठीक है। और ये पीटीवी की फ़ीस नहीं है, अक्सर लोगों को ये बड़ा कन्फ्यूजन है। ये एक्चुअली टीवी सेट रखने की फ़ीस है। ऐसे ही है जैसे आप कोई गन या पिस्तौल रखते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उसकी आप फी देते हैं। इसी तरह जब टेलीविजन एपरेट, बट कुछ लोग, ऑब्वियसली मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि आम लोग देख भी रहे हैं और वो समझना भी चाहते हैं कि जी 35 रुपए पहले बिल में लग के आता है, अब 100 रुपया लग जाएगा। जिनके घर टीवी नहीं भी है उनके घर भी बिजली के बिल में ये लग के आएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। पहले तो ये क्लियर हो जाए कि ये टीवी सेट रखने की फीस है, ठीक है। दुनिया भर में ऐसे होता है। नेशनल ब्रॉडकास्टर को क्यों दी जाती है? यूके में ये बीबीसी को क्यों दी जाती है? पाकिस्तान में ये पीटीवी को क्यों दी जाती है? बिकॉज नेशनल ब्रॉडकास्टर का जो मैंने रोल थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि उसको वहाँ मौजूद होना है जहाँ उसकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है, या वो प्रोग्राम भी करने हैं। सारा दिन आप देखें कि बलूचिस्तान का तर्जुमान बोल रहा हो, या पंजाब का तर्जुमान बोल रहा हो, या सिंध का तर्जुमान बोल रहा हो, और पीटीवी पूरा लाइव वो दिखा रहा होता है। जितनी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ जो कि अवाम के इंटरेस्ट की हैं, प्रोपेगेंडा के टूल के तौर पर बात मैं नहीं कर रहा, वो ज़रूरत है अवाम तक पहुँचाना, ठीक है। इसी तरह जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एनवायरनमेंट पे कोई, मैं मिसाल दे रहा था कि कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, लेकिन उस पर रिटर्न कोई नहीं है, तो वुड अ कमर्शियल चैनल डू इट? तो यही नॉट, ठीक है। और ये अक्सर हम क्योंकि देख भी रहे होते हैं, आप प्राइवेट चैनल्स को फ्लिप करते करते चले जाएं पीटीवी तक, तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है। मतलब यहाँ पर अगर दुनिया इस तरफ जा रही है तो वहाँ पे आपको पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज कंटेंट जो है वो पुराना मिलेगा। सो ये वजह है कि आप नया कंटेंट नहीं बना पा रहे, नई प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। यही वजह है जो प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन है, इतना फोकस है कि पीटीवी को रिवैम्प करना है या रिवाइव करना है। देखिए, दुनिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस पर कंटेंट पे की जाती है। बीबीसी की 94% जो लाइसेंस फ़ी है, बाय द वे बीबीसी की लाइसेंस फ़ी जो 14 पाउंड पर मंथ है, ये साल की रुपीज़ में तकरीबन 800 अरब बनती है। 800 अरब, 800 अरब, ठीक है, कंपेयर टू 7 अरब जब जो हमारी इस वक्त हम जो रिसीव करते हैं वो 7 अरब है। लेकिन बट बीबीसी का कंटेंट भी अगर वही वाला हो जाए तो फिर शायद लोग फी भी देने को तैयार हो जाएं, इससे ज्यादा फी देने को तैयार हो जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जस्टिफाइड अ पॉइंट। हमने अगर सियासी भर्तियां कर करके 2000 आदमी तो हमने पिछले 10 साल में रखा, ठीक है। अगर 76% बजट आपका सैलरीज पे चला जाएगा, स्टाफ कॉस्ट पे, और बाकी ऑपरेशन कॉस्ट, तो 3-4% अगर आप खर्च करेंगे कंटेंट पे, तो फिर कंटेंट कैसे प्रोड्यूस होगा? तो इसका हल क्या है? जो लोग इदारे के लिए किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सियासी भर्तियों पर आकर टेबल कुर्सी के सामने बैठे हुए, उनका आपको फ़ायदा क्या? इसका हल क्या है जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आपने रखे? देखिए, इसका हल जो है, पहले भी आपने कहा कि मेरे बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत आ रही। अभी जो 2400 लोगों को फारिग करने की कहानी है, इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, वो लेकिन थोड़ा सा मुझे फिर टाइम लाइसेंस फी पे 2-4 पॉइंट और कह दूँ मैं उस पर आएंगे। चलिए, ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि किसी इदारे को भी रिफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं,
इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड अपहिल टास्क, क्योंकि स्टाफ है, ज़ाहिर है हर बंदा वो जॉब, उसके जॉब का मामला होता है और उसमें डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, पॉपुलर डिसीजन से काम नहीं चलता। तो अब जो नया बोर्ड बनाया है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया है, माशाल्लाह इट्स अ वेरी कॉम्पिटेंट बोर्ड। वी हैव सम हाईली अकम्पलिश्ड पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड्स, मीडिया के लोग भी हैं, फाइनेंस के लोग भी हैं, लॉ के लोग भी हैं, मैनेजमेंट के लोग भी हैं। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब की विज़न ये है कि इसको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मिले और ह्यूमन रिसोर्स की टोटल रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। अच्छा, अब रीस्ट्रक्चरिंग का ये मतलब नहीं है कि लोगों को निकाला जाए, लेकिन असेस तो किया जाए ना पहले। देखिए पॉलिटिकल अगर इंडक्टीज हैं तो अगर वो केपेबल आदमी हैं और विलिंग वर्कर है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप अभी उस मरहले में, पहले मरहले में उनको असेस करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस। हम पहले तो देखें ना, अनफॉर्चुनेटली साल ही तकरीबन हमारा जो है बहुत से मसाइल में हम गुजरे, यूनियन के इशूज़ और बहुत कुछ चलता रहा। फिर दूसरा सबसे बड़ा इशू ये था कि कुछ भी करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए। बहुत बड़ी अमाउंट एक लाइबिलिटीज़ की पेंडिंग है, जिसमें मैंने कहा ना पेंशनर्स हैं, जो भी हमें कंटेंट सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के राइट होल्डर्स हैं। अब जब तक वो लाइबिलिटीज़ क्लियर नहीं होंगे, मार्केट में रेपुटेशन आपकी नहीं है, यू कैन नॉट टॉक टू एनी वेंडर बिकॉज दे नो कि ये पुरानी पेमेंट कई साल से है। तो हमने जो पहला स्टेप किया वो ये किया कि पिछले 2 साल के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाया और उस फाइनेंशियल डिसिप्लिन में फ़ायदा हुआ। एक तो बॉटम लाइन अब हमारी नेगेटिव इस वक्त नहीं है, लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2.5 अरब से ज़्यादा की लाइबिलिटीज़ क्लियर की। अच्छा, अब ये क्योंकि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले खुद आपको याद होगा कंटेनर्स पर वो MDPTV नाम ले लेके कहते थे कि ये कहाँ जाता है पैसा, अरबों रुपए का नुकसान होता है कि लाइसेंस फ़ी के नाम पर इतना ज़्यादा पैसा आवाम से निकाल लिया जाता है। सो आप PM साहब के पास गए, PM वाज ओके विद योर प्रपोजल कि लाइसेंस फ़ी बढ़ा दी जाए? प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 2-3 चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि वी आर लकी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक तो वो PTV के रोल के बारे में बहुत क्लियर है कि PTV का या स्टेट ब्रॉडकास्टर का रोल क्या होना चाहिए। ठीक है, हमें अपने नेशनल नैरेटिव को बिल्ड करना है, हमें अपनी कल्चरल, रिलीजियस, सोशल सारी जो डाइवर्सिटी है इसको शोकेस करना है, हमें पॉजिटिविटी बिल्ड करनी है, हमें पीस, टॉलरेंस को प्रमोट करना है और पाकिस्तान को एज अ ब्रांड प्रमोट करना है। और जो बाहर लोग ये सब चीजें करने के लिए ये वाला प्रपोजल है, जी, जो बाहर देखने वाले लोग हैं उनको पाकिस्तान को एज अ पीस लविंग नेशन को तौर पर दिखाना है। अब उसके लिए लाइसेंस फी, ज़ाहिर फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग के लिए ज़ाहिर वो तो अप्रूवल कैबिनेट देगी। PM बिल्कुल कैबिनेट की चले बात कर लेते हैं, अब कैबिनेट की भी बात कर लेते हैं। अब फवाद चौधरी साहब का आप बताएंगे, फैसल बावड़ा साहब का कह रहे हैं कि मैं खिलाफ नहीं हूँ इस चीज़ के, लेकिन उससे पहले अवाम को ऑन बोर्ड तो लें, पहले मुशावरत हो, अवाम को बताया जाए कि क्या क्यों किया जा रहा है। एंड आई थिंक ये जो आप बता रहे हैं ये चीज़ें अवाम के सामने भी आएंगी। शिबली फराज साहब का एक उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को लिखा, आपकी तरफ से प्रपोजल गया कि जी लाइसेंस फी बढ़ा दी जाए, तो उन्होंने कहा कि द सेट प्रपोजल विल हैव पॉलिटिकल फॉल आउट, करंट PTV मैनेजमेंट हैज़ नॉट पुट फॉरवर्ड रेवेन्यू जनरेशन प्लान इन एडिशन टू TV लाइसेंस फी। अच्छा, ये देखिए, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा क्लियर प्लान मौजूद है कि किस तरह इसको, इस अमाउंट को स्पेंड किया जाएगा। 1-2 बातें आपने पहले कही कि जी TV सेट नहीं भी है, तो फिर देखें, अगर आपको पता लग गया कि दुनिया भर में यही फिनोमेना है नेशनल ब्रॉडकास्टर को फंड करने का, अब आ जाएं इसकी कलेक्शन पे। ये होती थी पहले कलेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, और उसमें हमारी रिकवरी बहुत पुअर थी, उसमें फेक इनवाइसेस होती थी, लोगों को हरास भी किया जाता था। तो ये 2004 में ये डिसाइड किया गया कि ये फ़ी जो है सिर्फ बिजली के बिल के साथ लगा दी जाए। अब सवाल ये पैदा था कि हो सकता है लोगों के पास TV ना हो, तो आप सुन के शायद हैरान भी हों कि 100 यूनिट तक जिनकी कंजम्पशन है उनको ये फ़ी चार्ज नहीं की जाती। अच्छा, एंड यू नो वो 33% बनते हैं, 33% ऑफ द टोटल कंज्यूमर जिनको चार्ज नहीं किया जाता। इट्स अ लार्ज सेगमेंट, नंबर 1। नंबर 2, उसके बावजूद भी मस्जिद हो, स्कूल हो, उसको भी चार्ज नहीं की जाती। इसके अलावा भी अगर फिर भी कोई कहे कि मेरे पास TV नहीं है, तो सिंपल प्रोसेस। अब ये ट्यूसडे को, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए डिफर हुआ था, ट्यूसडे को दोबारा कैबिनेट में जाएगा, तो ये चीज़ें आई थिंक कैबिनेट को अगर आप एक्सप्लेन करें जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो ही फिर समझ में आएगा कि क्यों है ये प्रपोजल, क्यों आया आपकी तरफ से, और प्राइम मिनिस्टर अगर इसके हक में। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कहा ना कि शिबली साहब ने कहा जी आवाम तक ये चीज़ें पहुँचाएँ, तो आपने मुझे मदऊ किया। तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की कि इस फ़ी का
पर्पस क्या है, ये क्यों है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए, यूथ के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए ये वर्थवाइल है। और इस 100 रुपये की मैं तो इस तरह से देखता हूँ, अक्सर कहता भी हूँ कि 3 कोयटा वाली होटल जो है ना उसके कप हैं चाय के, अच्छा। आपने एक पहले रखा हुआ 1 कप चाय देते हैं महीने की, 2 कप और देने हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील रियली। बट आई एम श्योर जो आपने बात की वो बहुत वैलिड है कि अगर लोगों बताया जाए, बताया भी जाए, और अगर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि माजी में प्राइम मिनिस्टर साहब का मौकफ इससे बिल्कुल बरक्स रहा है। सो अगर अब चेंज आ रहा है और आपकी हुकूमत वजीर आजम साहब की, उनकी काबीना इसके फेवर में फैसला करती है, तो पीपल शुड नो कि व्हाई दिस डिसीजन वाज उसमें मैं अर्ज करूं कि चेंज नहीं, उनके जो मौकफ में तब्दीली नहीं आई। वो जो कह रहे थे कि जी सिर्फ माउथ नहीं, पहले बात वो कह रहे थे कि माउथ पीस बना हुआ है गवर्नमेंट का। तो आपको खुशी होगी जान के कि जब से ये हुकूमत आई है हम बराबर नुमाइंदगी देते हैं तमाम पार्टीज को, और मैं समझता हूँ बल्कि ज़्यादा देते हैं। एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो तो 2 अपोजिशन के बैठे होते हैं। एक बात तो ये है, और दूसरी बात मैंने बताया कि कहाँ स्पेंड हो रही है, और उसका और बेहतर इस्तेमाल ये अगर प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, इसकी मंजूरी काबीना दे देती है, तो असल सवाल यही होगा कि ये लगते कहाँ पर है, स्पेंड कहाँ पर होते हैं। चेयरमैन पीटीवी अरशद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। नैप के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवालात उठाए हैं, उन पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे नैप के हवाले से। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें देखा है कि एक चार्जशीट एक तरीके से किया गया है नैप को, जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का और उनके भाई वाला केस था। बहुत सारी चीज़ें जो नैप के सोचने की भी हैं और नैप पर होने वाली तनकीद को भी मज़ीद बढ़ा रही हैं। मिसाल के तौर पे ये लिखा गया कि मौजूदा केस बुनियादी हुकूक को रोंदने की एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें आज़ादी से गैर कानूनी तौर पर महरूम रखा गया, हर तरीके से इंसानी वक़ार को नज़रअंदाज किया गया। नैब ने वाज़े तौर पर कानून, इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। जैसे कि पहले कहा गया कि जिस बुनियाद पर चेयरमैन नैब ने इस मामले को आगे बढ़ाया, वो बुनियाद क्या थी अभी तक पता ही नहीं चल सका। फिर उन्होंने जो नैब का जो ऑर्डिनेंस है, एहतसाब ऑर्डिनेंस है, उसके हवाले से भी कहा कि इन कवानीन की फ्रेमिंग और नफाज बदनीयती के साथ की गई ताकि आम ट्विस्टिंग की जाए और सियासी मुखालिफिन को प्रेशराइज किया जाए। ये कवानीन सियासी वफादारियाँ बदलने के लिए टूल के तौर पर कामयाबी के साथ इस्तेमाल किए गए ताकि जमातों को तकसीम किया जाए। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशंस आई इसके अंदर कि नैब ऑर्डिनेंस अपने जन्म के साथ ही मुतनाज़ा हो गया है, और बड़ी लंबी फहरिस्त है जो नैब के हवाले से बहुत सारे सवालात सामने रखती है। आज हमने सोचा कि नैब के हवाले से ही बात करेंगे, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन अभी जो फैसले के अंदर बाकायदा लिखा गया, और माजी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि नैब के एहतसाब पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठी हैं। हमारे साथ 2 बहुत प्रोमिनेंट लॉयर्स मौजूद हैं, जाहिद महमूद राजा साहब और राजा आमिर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राजा आमिर अब्बास साहब, ये जो नैब के हवाले से, अब क्योंकि आप ऑब्वियसली रहे हैं नैब के प्रोसिक्यूटर भी, और वक्तन फ़वक्तन हमने प्रोग्राम्स में भी इस हवाले से बड़ी बात की है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ जाने के बाद वो स्टैंस अपोजिशन का, उन लोगों का जो तनकीद करते आए हैं, वो वाकई विंडिकेट होता नहीं दिखाई देता? देखिए, 2 बातें हैं सादिया। एक तो थोड़ी देर के लिए उनके स्टैंड को साइड पे रखते हैं क्योंकि उसके रीजंस या उसके कॉजेस कुछ और हैं कि वो क्यों ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जी नैब और नैब का अदारा, नैब के कवानीन और नैब का अदारा। अब नैब के जो कवानीन हैं वो ऐसे कवानीन हैं कि जो वाइट कॉलर क्राइम के लिए हैं और स्पेशल कवानीन हैं, और ये कवानीन दुनिया भर में मौजूद है। और जो इसको कहा जाता है कि जी बड़े ड्रैकोनियन लॉज हैं, तो ये दुनिया भर में बड़े स्ट्रिंजेंट और सख्त लॉज बनाए जा रहे हैं ताकि ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं इन पे लाजमी तौर पे एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आपको आवाम का वोट दिया जाता है या आप गवर्नमेंट एक्सचेकर से, ब्यूरोक्रेट से तनख्वाहें ले रहे हैं और आप एक ओहदे पे बैठे हैं, तो आपके पास अगर अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क, तो आप उसके यकीनन जवाबदेह हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कहाँ से आई। ठीक है, तो ये चीज़ों को नैब के कवानीन हैं, ये अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। छोटी मोटी इसमें आपको लेजिस्लेशन करनी है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे जो टेक्निकल हैं वो कर सकते हैं।
लेकिन अब इस नैब के कवानीन को चलाना किसने है? वो नैब के अदारे ने। अनफॉर्चुनेटली नैब के अदारे में हम जब देखते हैं और इन कवानीन को देखते हैं तो इनमें तमाम तर जो 99% पावर है वो फर्द वाहिद के पास है और वो है चेयरमैन नैब। अब चेयरमैन नैब ने पूरे अदारे को चलाना होता है। अब अगर अदारा आपका परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसकी इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी चेयरमैन नैब के ऊपर, बिकॉज वो स्टीयरिंग व्हील पे बैठा हुआ है। हुआ क्या है माजी से लेके आज तक, एक तो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार भी दुरुस्त नहीं है कि लीडर ऑफ द हाउस और ऑपोजिशन इनको जो वो जिस पे खुद इमरान खान साहब उस वक्त तनकीद करते हैं और अभी भी इन चेयरमैन के हवाले से कहते हैं कि हमने नहीं लगाया। और फिर क्या हुआ कि जो नैब से पहले हम देखते हैं एक बना था एहतसाब कमीशन, वो सैफुर रहमान वाला। उससे जब ये रीच शुरू हुई तो सैफुर रहमान का काम भी सिर्फ यही था कि उसने किसी भी तरीके से बेनज़ीर भुट्टो या आसिफ जरदारी को इन्वॉल्व करना था और केसेस बनाने थे। तो वहाँ से जब ये 99 में मुशर्रफ ने नैब बनाई तो कुछ 6 महीने साल तो ये दुरुस्त चली, लेकिन उसके बाद नैब ने वही काम शुरू किया, पॉलिटिकल आर्म। ये वही बातें हैं जो आपके प्रोग्राम में मैं खालिबन 10-12 दफ़ा कर चुका हूँ कि ये पॉलिटिकल आर्म्स ट्विस्टिंग होती रही, किंग्स पार्टीज बनती रही। आपको पता है क्यू लीग बन गई, फिर उसके बाद वो पी बन गई, और इस तरीके से नैब ने क्या किया कि सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए, उनके खिलाफ केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एज ए पॉलिटिकल टूल, या जिसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो करनी शुरू कर दी। और जोर किस पे रहा? कुछ ग्रेड 16, 17, 18, 19 का कोई ऑफिसर या कोई छोटा आदमी जब पकड़ा जाता था तो उसको नैब पूरा तरीके से रगड़ा देती थी। सही, तो अब यही चीज जाहिद राजा साहब, हाँ, लेकिन यही जजमेंट में आई। और एक बात कहता चलूं कि पैनामा में हमने जब देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि नैब एक 6 फुट गहरे खड्डे में दफन हो चुकी है। वहां से लेके आज तक का सफर ये है। लेकिन जो इमरान खान नारा लेके आया था, यकीन कीजिए कि नैब के चेयरमैन या नैब की जो अदारा है उसने उसको बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। और अल्टीमेटली जो जितने ये बड़े मेगा करप्शन केसेस हैं, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो क्लीन चिट लेते जा रहे हैं। किस वजह से? इसकी प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, और वो बाहर आते जा रहे हैं। इसमें वो बारे सबूत जो प्रोसिक्यूटर पे होने की भी बात की गई, उस पर मैं आगे जाके बात करूंगी। लेकिन जाहिद राजा साहब, ये अगर ये चीजें जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और जिस तरह राजा आमिर अब्बास साहब ने बात की कि फिर सैफुर रहमान के एहतसाब कमीशन में और आज के नैब में, आज के इस इदारे में क्या फ़र्क रहेगा? मैं बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आमिर साहब ने सारी जो बातें डिटेल से बता दी, और ये वाकई बात है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक जरिया बन गया। नैब जो है वो एक सेगमेंट है इस चीज़ के बारे में। मैं आप एक जजमेंट है 2001 की, जिसमें एक फुल बेंच ने एक डिसीजन दिया। मैं अगर इजाज़त हो मैं पढ़ूंगा आमिर भाई के से। इसमें उस वक्त 2001 99 में नैब ऑडियंस बनता है और 2000 में एक जजमेंट आती है खान असफद वली केस में। ठीक है, उसमें जब जो आती है उसमें सारा उन्होंने डिफाइन किया कि ये ऐसी चीजें हैं नैब ऑर्डिनेंस में जो कमियां हैं। लेकिन इस आज एक मतलब आप इसे कहते हैं 19 साल गुजरने के बाद इसको किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा कि क्या चीज है। उन्होंने कहा क्या जी, मैं सिर्फ ये इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि आज इस जजमेंट के रेफरेंस से जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पास की, और इससे पहले 2001 में एक केस में ये हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3-4 आमिर भाई की इजाजत से मैं इसको पढ़ूंगा कि इसमें कहा क्या गया। उन्होंने कहते हैं कि जी स्ट्रेट अवे इस चीज पे आगे वो कि जनाब हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसमें इसने लेकुनेस डाल दिए हुए हैं। वहां पे जो डायरेक्शन दी गई, मैं पहले वो पढ़ दूं आपको कि जो कोर्ट ने कंक्लूड किया, ये खान असफद वली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया, जिसमें कहा गया वी देयरफॉर अलाउ दिस पिटीशंस विद द ऑब्जर्वेशन दैट दिस ऑर्डर एंड दिस डायरेक्शन कंटेन्ड देयरिन shall come into force with immediate effect. However, the federal government is directed to formally promulgate appropriate legislative instrument as soon as possible, but preferably within a period of 2 months. ये उस वक्त 2 महीने कहा गया, 2 महीने ऐसे वो आज तक पूरे नहीं, आज तक नहीं हुए। अब उसमें क्या है, वो एक पूरी कहानी है। लेकिन बदकिस्मती ये है, लेकिन वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर आज तक पूरा नहीं हो सका। बिल्कुल नहीं उसको कर सके। ऐसी जो इसकी क्लासेस हैं जो अमेंड होने वाली हैं। एक छोटी सी मैं आपको बताऊं बात कि एक क्लास ये है कि जी कि आपने ट्रायल जो है वो डे टू डे कंक्लूड करना होता है विद इन 30 डेज।
आप ये देखें कि इस वक्त हालात ये बन चुके हैं कि केसेस, ये जो केस है इसमें 15 महीने से ज्यादा वो बंदे जेल में रहते हैं। 15 लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाता। कुछ मैं साबित मुझे नहीं हो- शायद सब एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम इस पे भी बात करेंगे कि हुकूमत ने आज नैब कानून में जो तरमीम के लिए जो मुसवदा है मुजवजा वो भी अपोजिशन को पेश किया है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि नैब में तरमीम हो, कानून तब्दील होना चाहिए। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नैब के हवाले से जो तनकीद है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जो अल्फाज लिखे गए हैं नैब के हवाले से, उसके बाद बढ़ती चली गई है। और शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म साहब और पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस फैसले के बाद क्या कहा, सुनिएगा। नैब के कंडक्ट के बारे में जो बातें लिखी हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लेंगे इस इदारे को ख़त्म करें। हम तो कहते थे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। राजा मेरे पास साहब, नैब को बंद हो जाना चाहिए, यही इस वक्त एक वाहिद ऑप्शन लग रहा है क्या? एक तो ज़हन में रखिए कि ये जो बिलावल भुट्टो ने बात की है कि गैर आइनी गैर कानूनी, ये बिल्कुल इनकरेक्ट बात है। ये एक आइनी अदारा है, कानूनी अदारा है, एक स्टैट्यूट एक कानून के तहत बना हुआ है, तो ये गैर आइनी या गैर कानूनी तो नहीं रहा। मैंने जैसे शुरू में बात की थी कि नैब के कवानीन को साइड पे रखिए, अदारे की बात हो रही है। अब बात कौन कर रहा है? बात कर रहा है बिलावल भुट्टो। उसके बाद आपने दिखाया वो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी, दोनों पे करप्शन के केसेस हैं। और मैं समझता हूँ कि ये लोग खुश हैं कि नैब का मौजूदा अदारा इसी तरीके से कायम रहे, और जिस अंदाज में तमाम जो मेगा केसेस हैं उसमें अल्टीमेटली लोगों को क्लीन चिट्स मिल रही हैं। और वो किस वजह से मिल रही हैं? वो नैब की परफॉर्मेंस की वजह से, नैब की पुअर इन्वेस्टिगेशन की वजह से, नैब की पुअर प्रोसिक्यूशन की वजह से। वो दानिस्ता तौर पे कर रहे हैं, गैर दानिस्ता तौर पे कर रहे हैं। यही है ना कि आप केसेस जो हैं वो प्रूव नहीं कर पाते हैं, आपके प्रोसिक्यूटर्स वहां पे जाते हैं तो वो जुर्माने करा के वापस आ जाते हैं। मैं जाती तौर पे एक शख्स को जानता हूँ, वो कहता है जी मेरा भी केस खोलो, इस नैब ने खोलना है और मुझे अदालत से क्लीन चिट मिल जानी है, कल को पता नहीं कितने सख्त नैब बन जाए। तो ऐसी सूरत हाल में नैब के अदारे को तो बंद नहीं किया जा सकता। इस अदारे का जो वाहिद एक सोल्यूशन है वो है रीस्ट्रक्चरिंग करें इसकी। इसको में से आप ऐसे लोगों को निकालें कि जो पॉलिटिकली इंडक्टेड हैं। अब भी इसमें बहुत से लोग हैं, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के तरीकेकार को चेंज करें। व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए इसमें एक्सपर्ट्स लेके आइए कि जो वाकई ही एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके पास शायद उस लेवल का तजर्बा नहीं है। तो बात यह है कि बंद तो नहीं हो सकता। एहतसाब के अगर आपने इदारे को बंद कर दिया तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा? वो ही रह जाएगा कि जनाब वो एंटी करप्शन वहां से जो है वो करोड़ों रुपए की फीस वाले वकील खड़े हो जाते हैं। और हमारे करोड़ों के अलावा नैब में याद है ये एक आर्गुमेंट दिया गया था जी, नैब में जो इंडक्शन होती है, अब भी जो ये वो वकील हैं जो कहते हैं कि ये गूगल करके आप एवन फील्ड के पता कीजिए, तो ये वो चीजें नहीं है। तो बात ये है कि नीयत भी होनी चाहिए। तो इसको ठीक करना अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको होगा? हुकूमत वक्त को, इमरान खान को, कि एहतसाब क्या हुआ। और सुप्रीम कोर्ट भले से लिखती रहे नैब ने कुछ नहीं करना, नैब ने वही करना है। और जो नुकसान होगा दुनिया में, आप फैटिफ में फंसे हुए हैं। फैटिफ यही चेक करता है कि जनाब आपके मुल्क में जो करप्शन है या मनी लॉन्ड्रिंग है, ये केसेस वो जो दिखा रहे थे टीटीओ वाले, वो मनी लॉन्ड्रिंग के ही केस थे ना, वो किधर गए? वो जो दिखा रहे थे फालूदे वाले और ये, तो फैटिफ वाले पूछेंगे आपने क्या किया? ये तो तमाम मुल्ज़िमान बाहर आ रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म सोचने की बातें हैं और ये मौजूदा हुकूमत ने सोचना है। अब ये जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से हम बात करें कि वो एक 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी भी बनी हुई है, वो अपोजिशन अपनी तजावीज़ और हुकूमत का अपना मुसवदा, वो क्या होना चाहिए? जिस तरह इन्होंने कहा कि एक तो चीज़ आप चेयरमैन के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार जो है वो तब्दील करें, जिस तरह है जो एक मुरवजा एक तरीका है उसको आपको तब्दील करना पड़ेगा।
मजीद आप क्या तजवीज़ करते हैं कि क्या तब्दीलियां कानून में मैं आए? आमिर भाई की बात से मैं इसको बढ़ाते हुए कहूँगा, सबसे जो बड़ी बात यह है जो हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन जो है वो ये इस केस जो नैब का है उसमें है डिटेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन है, फिर प्रोसिक्यूशन है। ठीक है। सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन एक इतना डेलिकेट मामला है, एक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस टीम के ऊपर, जो टीम वर्क होता है, जो जिसमें ये फुकतान नज़र आ रहा है इस चीज़ के बारे में। एक तो इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए एक एक्सपीरियंस इंजीनियर जिसे कहते हैं वो लोग मौजूद होने चाहिए जो इस चीज़ को कर सकें। दूसरे उसके बाद जो आपने महसूस किया, जो अभी पिछले ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इस वक्त जो 0% है कन्विक्शन की, जी, बहुत अभी तक आपने कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें नैब ने के रेफरेंस भेजा और उसमें कन्विक्शन हुई हो। उसकी वजह उसकी जो है लैक ऑफ उस एविडेंस, वो एविडेंस उसको नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ जो प्रोसिक्यूशन में जो है लोग हैं, नहीं, लैक ऑफ एविडेंस या वो साबित नहीं कर पाते अपना केस, क्योंकि हमने देखा बहुत से केसेस में कितनी बड़ी बड़ी फाइल्स और जीआईटी पूरे का पूरा मवाद हमारे पास होता है। हमारे यहाँ क्या तरीकाकार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करना, ठीक है, जो बात की जा रही है, इट इज अ व्हाइट कलर क्राइम। व्हाइट कलर क्राइम जो दैट इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स को जो उसको थ्रेश आउट करना वो किसी आम आदमी का नहीं है। वो लोग जिनको आपने पिक एंड चूज किया है, वो लोग दे आर नॉट कैपेबल टू उस पे उसकी इन्वेस्टिगेशन वो कर सके। ये वो चीज भी है। फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है कि आप 120 अदालतें बनाएं जी। इस बात पे भी ये मैं आपको बताऊं कि ये भी एक जगह ये इसको डंप किया जाएगा। कोई ऐसी अदालतें बनेगी ना, कभी ये सोचेंगे क्या कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या नैब पैसे कमाओ, अपने पैसे नहीं कमा रहा, अगर वो पैसे कमा रहा है वो पैसे लगा सकते हैं। कोर्ट्स, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो हो सकती हैं। आप इन्वेस्टिगेशन ठीक करें, अपना स्टाफ जो है, जो प्रोसिक्यूशन स्टाफ में जो है, अगर उनको आप कॉम्पिटेंट लोग उनकी जो है जो अपॉइंटमेंट्स हो प्योरली मेरिट्स पे हो, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है अपने रास्ते चल सकती है। सही। अब ये 120 एहतसाब अदालतों के क़याम वाली चीज़ में आपको क्या लगता है कि हो पाएगी? जिसमें इन्होंने कहा कि नहीं होगी, फंड्स के इश्यूज और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। देखिए, अगर तो हो जाए तो बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि 15 साल माजरत के साथ अगर वो 120 एहतसाब अदालतें भी इसी तरीके से चलेंगी, वहाँ पे भी यही केसेस और प्रोसिक्यूशन होंगे, जो चीज़ें वहाँ उन एहतसाब अदालतों में भी साबित ना हो पाएं, हाँ, तो फिर जल्दी चिट्टे मिल जाएंगी। लेकिन उसकी वजह ये है कि जब 15 साल पड़ा रहता है एक केस, तो गवाह भी इधर उधर हो जाते हैं, असली एविडेंस की जगह फोटोकॉपीज आ जाती हैं, और फिर तमाम जो केसेस हैं वो इस तरीके से स्पॉइल होते हैं। लेकिन 120 आपको खाली जुडिशल ऑफिसर्स चाहिए होंगे। मैं नहीं समझता कि मुतलका हाई कोर्ट्स 120 सेशन जजेस कहाँ से देगी, तो इट्स ए लेंथी प्रोसेस, टेक्निकल चीज़ें। अगर 120 नहीं होती 50 भी कर दें तो काफ़ी बर्डन कम होगा। लेकिन बात यह है कि अगर वहाँ से इक्विटली होने हैं, और आवाम जो अब एहतसाब को एक मजाक समझती है, क्योंकि आज से 4 साल पहले जब पैनामा की बात आई और जब वो जजमेंट्स आई, तो आवाम के अंदर एक चीज़ उभर के सामने आई कि शायद इस मुल्क में अब बड़े आदमियों का भी, पावरफुल लोगों का भी एहतसाब होगा। लेकिन सादिया, एहतसाब का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है। एहतसाब करना है तो IPPs के मालिकान का भी करें, इन कार्टल्स का करें, इन बड़े बड़े सरमायादारों का करें कि जो इन सियासतदानों को इस्तेमाल भी करते हैं और हर हुकूमत में बैठे होते हैं। एहतसाब डजंट मीन कि 4 लोगों को आपने पकड़ के सियासतदानों को आपने अंदर कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो अक्रॉस दी बोर्ड वाली बात है, वो भी बड़ी ज़रूरी है कि आपको ये नहीं देखना। अब इसी जजमेंट में लिखा है कि शायद रिलेक्टेंट है नैब, जो हुकूमती साइड है उसके केसों को देखने के लिए, लोगों के केसेस। तो ऐसी सूरत हाल में बात यही है कि नैब के चेयरमैन जिसने पूरा इदारा चलाना है, उसको देखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी ये तो लिख देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को साथ ये भी देखना है कि इस मुल्क में जो करप्शन का नासूर है वो नैब से बड़ा नासूर है, और उसको खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल लास्ट कमेंट वैसे आपसे कि ये जो हम अभी कह रहे हैं, हुकूमत की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद तो बड़ी होती है, सब कहते हैं, बड़ी संजीदगी भी दिखाई जाती है बातों की हद तक, बट अदरवाइज आपको लगता है कि विल है या फिर ये सिर्फ
कागज पे कार्रवाइयां हैं और मुसव्वदे हैं और कोई भी नहीं चाहता, इट्स जस्ट एन आई वॉश। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो हर बंदा जो अपने आप अपनी स्किन सेव करने के लिए बातें कर रहे हैं, अच्छा। इनमें उनका अपना वो इंटरेस्ट वहाँ पे है, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। जाहिद महमूद राजा साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।